फजिंग जो है ना, वो क्या है, कैसे काम करती है, उस चीज को समझना फजिंग बोलते हैं। फजिंग जो है एक टेक्निक है, और ये करती क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझना। मान लो कि हमारे पास एक डोमेन है, ठीक है। जब ये डोमेन होगा, तो इस डोमेन के आपके पास काफी सारे सब डोमेन भी होते हैं, जिनको अपन कुछ ऐसे बोल देते हैं, जैसे मान लो a.target.com, है ना। या फिर आप ऐसे बोल लो कि b.target.com। इनको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल सब डोमेन। और कुछ कुछ डोमेन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे c.a.target.com। ये अपने पास सिनेरियो रहेगा। अब हम जब इसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो अपने को इतना पता है कि यार कोई भी जो डोमेन होता है ना, तो उस डोमेन पर बहुत सारी फाइलें होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, और फाइलें होती हैं, जिनको हम ऑलरेडी बग सूट के थ्रू क्रॉल करके देख चुके हैं। डायरेक्टरीज और फाइलें, ठीक है। इन डायरेक्टरीज और इन फाइलों के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी आपके पास अलग अलग डायरेक्टरी और फाइलें मौजूद रहती हैं एक एप्लीकेशन पर। इन एप्लीकेशन पर ये जो डायरेक्टरी और फाइलें रहेंगी, ये कहाँ पर अवेलेबल रहती है? आपके डेटाबेस में। या फिर आप उसको ऐसे बोल लो कि आपका जो होस्टिंग पैनल है, जहाँ पे एप्लीकेशन ने अपना डेटा होस्ट किया है, और डेटाबेस, इन दोनों जगहों पर काफी सारी डायरेक्टरी और फाइलें रहती है ना। कुछ फाइलें अपने यूजर के लिए होती हैं। दो तरह की फाइलें और दो तरह की डायरेक्टरी बनाई जाती हैं जब भी अपन एक डोमेन कॉन्फ़िगर करते हैं। यूजर फाइल्स होती हैं, जिनको यूजर देख सकता है, या यूजर के लिए डायरेक्टरी होती है। और कुछ फाइलें होती हैं आपके एडमिन के लिए, या हाई प्रिविलेज्ड यूजर के लिए। एडमिन की कुछ फाइल्स हैं, और कुछ आपके पास डायरेक्टरीज। इसके अलावा आपके पास सर्वर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। इन सब फाइलों को मिला मिलू के आपका एक होस्टिंग पैनल बनता है, ठीक है। तो जब भी अपन एक एप्लीकेशन को विजिट करते हैं, तो हमको हमारी प्रिविलेज के अकॉर्डिंग कुछ फाइलों को दिखा दिया जाता है, और कुछ फाइलों को हमें नहीं दिखाया जाता, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं। हम उन फाइलों को नहीं देख सकते, है ना। उन फाइलों को कौन देख सकता है? सिर्फ एडमिन, ठीक है। बट उन फाइलों के अंदर कुछ सेंसिटिव डेटा कंटेन हो सकता है। फाइलों के अंदर डेटा रखा जाता है। जैसे सपोज करो कि अपन ने target.com लिखा है, और इसके ऊपर एक सर्वर के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है docker-compose. अगर आपने कभी डॉकर का नाम सुना होगा, सुना है डॉकर? ओपन सोर्स टूल है, डेवऑप्स में काम आता है, कंटेनर बनाता है जनरली। तो डॉकर जब अपन पढ़ते हैं ना, तो डॉकर अगर अपनी एप्लीकेशन पर बिल्ट अप है, तो उसके अंदर एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है। इस फाइल का नाम होता है डॉकर कंपोज बाई एमएल। और ये जो फाइल होगी ना, ये फाइल क्या करके रखती है? दिस फाइल कंटेन सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉकर। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होगी? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एडमिन लेवल पे जिसको आप पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते, उसको अपन सेंसिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस फाइल के अंदर जनरली क्या क्या हो सकता है? पासवर्ड्स हो सकते हैं, कोई यूजर नेम हो सकता है। किसी का माइक चालू है। पासवर्ड्स हो सकते हैं, यूजर नेम हो सकता है, कोई इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस फाइल में। तो ये जो फाइल है ना, वो आपकी सेंसिटिव है, ठीक है। अब इस फाइल को बनाना जरूरी है, क्योंकि आपने डॉकर यूज किया है, तो डॉकर के साथ ये फाइलें बनती है, बाय डिफॉल्ट बनती है ना। तो जब आप इस फाइल को अपने सर्वर पर रखते हो, जब आपने इस फाइल को अपने सर्वर पर रखा, तो अब इस फाइल के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट होनी चाहिए? इस फाइल के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट होनी चाहिए कि आप, जो नॉर्मल यूजर है, वो इसको ना देख पाए। हमारे लिए ये फाइल रिस्ट्रिक्टेड होगी, बट एडमिन इस फाइल को देख सकता है, क्योंकि एडमिन के पास तो एडमिन पैनल का राइट है। तो होस्टिंग पैनल पे जितनी भी फाइलें होंगी, उनको एडमिन तो देख ही पाएगा, बट एक नॉर्मल यूजर नहीं देख सकता। नॉर्मल यूजर जब उस डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं देख सकता। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं। इसीलिए जब हम काफी सारी फाइलों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं,
जब हम काफी सारी फाइलों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो सिमिलरली इस तरह की हो या कोई डायरेक्टरी हो, तो हमारे पास जनरेट होता है 403, यानी कि आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है, यू आर फोरबिडन। फोरबिडन का मतलब ये होता है कि आपके पास उस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं। बट अगर होती तो क्या हम इस डेटा को नहीं देख सकते थे? देख सकते थे। और अगर डेटा को हम देख पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ लो कि एप्लीकेशन की इंटरनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमको दिखाई दे रही है, जो कि एप्लीकेशन के लिए एक गलत बात है ना, उसकी वीकनेस है। एक मेलिशियस अटैकर, एक हैकर, एक नॉर्मल यूजर भी उस इंफॉर्मेशन का मेलिशियसली तरीके से यूज कर सकता है ना। तो कहने का मेरा पूरा मतलब ये है कि जो 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 भी अपना डोमेन होता है, उस डोमेन का जो कंसर्न्ड पैनल है जहां से डेटा होस्टेड है, होस्टिंग पैनल हो सकता है, सी पैनल हो सकता है, क्लाउड पैनल हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है, कहीं पर भी बहुत सारी डायरेक्टरीज और फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अब इन डायरेक्टरीज और फाइल में से आपको ये मान लो कि कुछ ना कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो सर्वर पे होंगी, बट उनको एक नॉर्मल यूजर देख नहीं सकता। सर्वर पे रखना तो जरूरी है, क्योंकि डोमेन चलेगा कैसे फिर? डोमेन के इंटीग्रेशन के लिए, सर्विस इंटीग्रेशन के लिए ये सेंसिटिव फाइलें होती ही होती हैं। ठीक है। अब अगर इन फाइलों पर प्रॉपर परमिशन ना सेट की जाए, जब हम इन फाइलों को होस्ट करते हैं तो हम इन पर परमिशन देते हैं। अगर आपने कभी लिनक्स पढ़ा होगा तो वहां पे फाइल परमिशन के बारे में आपको पता होगा। तो अगर हम एक फाइल पर प्रॉपर परमिशन ना दें, मुझे अगर मान लो कि 403 सेट करना है, तो मैं क्या परमिशन सेट करूं कि इस फाइल को यूजर ना देख पाए? तो बताएगा। और एग्जीक्यूट की भी क्यों दोगे? परमिशन देनी ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो डिफॉल्ट परमिशन कुछ भी नहीं देनी है, खाली छोड़ दो, तो यूजर जो है उसको नहीं देख पाएगा। बट आपका जो यूजर जिस ग्रुप को बिलोंग करता है वो देख सकता है, ऐसे तो वो आपको परमिशन सेट करनी पड़ती है। तो अगर परमिशन प्रॉपरली सेट नहीं है तो एक यूजर इन फाइलों को एक्सेस कर सकता है, बट समस्या ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी फाइल है या फाइल का नाम क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया, बट क्या यही नाम अवेलेबल थोड़ी है? और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं फाइलों के। तो अगर हमारे पास एक वर्ड लिस्ट हो जिसके अंदर इस वर्ड लिस्ट में सारे की सारी फाइलों के नाम कंटेन होते हो, कंटेन सेंसिटिव फाइल नेम्स, अगर हमारे पास एक वर्ड लिस्ट हो और उस वर्ड लिस्ट के अंदर सारे के सारे सेंसिटिव फाइल्स के नेम कंटेन हो, ठीक है, तो क्या हम इस वर्ड लिस्ट को अपने टारगेट पर चेक कर सकते हैं? एक एक करके चेक कर लेंगे। कोई अगर अवेलेबल हुई, दो जिस पे परमिशन सेट नहीं है, तो वो खुल जाएगा। और डिपेंड्स अपॉन द डेटा हम ये बोल देंगे कि एक एप्लीकेशन पर एक सेंसिटिव फाइल डिस्क्लोज्ड है, जिसके थ्रू मुझे एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो समस्या कहाँ है कि एक तो हमारे पास ये वर्ड लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमको नॉन नेम्स नहीं पता। मान लो अगर अपन लिखें भी तो कितना लिखेंगे, 10 15 20 नाम अपन लिख लें, बट जो डोमेन है उसके ऊपर तो बहुत सारी फाइलें होती हैं, और टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग फाइलें होंगी। टेक्नोलॉजी भी दुनिया में बहुत सारी है, आपकी एप्लीकेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर रही होगी, तो हमको कुछ भी नहीं पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और वर्ड लिस्ट क्या यूज करनी चाहिए उसके। तो अपने पास वर्ड लिस्ट बहुत सारी होनी चाहिए, जिनको हम अपने टारगेट पर इंक्लूड करके ये पता लगा लेंगे कि आपका जो टारगेट है उस जहां से वो कनेक्टेड है, जिस सर्वर से वो कनेक्टेड है, उस पर होस्टेड फाइलों में क्या परमिशन लगी हुई है। अगर हमें बाई चांस ऐसी कोई फाइल मिल जाए जिसके ऊपर इंटरनल डेटा डिस्क्लोज्ड हो रहा हो, तो आप उसको सेंसिटिव डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। तो वर्ड लिस्ट वाली कहानी है एक तो। और एक समस्या ये है कि अगर मान लो आपके पास एक टारगेट है और उस टारगेट के 10 सब डोमेन है, तो अपने पास 10 एरिया हो गए जहां पे आप इस वर्ड लिस्ट को चला सकते हो। तो अगर वर्ड लिस्ट में आपके पास 100 वर्ड्स हैं, 100 फाइलों के नाम हैं, और 10 पे आपको चलाने हैं, तो 1000 रिक्वेस्ट हो गई। अब इस चीज को करने के लिए मैनुअल प्रोसेस तो काफी नहीं है, क्योंकि इट विल कंज्यूम योर टाइम। तो हम इस चीज को ऑटोमेट करते हैं, है ना। तो उस ऑटोमेशन करने को बोलते हैं फजिंग।
फजिंग वो टेक्निक है जहां पर जो टूल होगा उस टूल को बोलते हैं फजर्स, यानी जो फजिंग करेगा उसको बोलते हैं फजर्स। ठीक है। तो ये जो फजर टूल है जो फजिंग के लिए काम में आता है, ये क्या करता है कि ये आपके डिफाइंड डोमेन पर या डिफाइंड आईपी पर, आईपी भी हो सकती है, डोमेन और आईपी दोनों होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी आईपी हो जिसको कॉन्फ़िगर ना कराया हो, तो आईपीवी पे भी काम होता है। तो डोमेन और आईपी दोनों, तो आपके डिफाइंड टारगेट पर या आपके डिफाइंड एरिया पर ये वर्ड लिस्ट को यूज करेगा। आप जो वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कराओगे उस वर्ड लिस्ट को वो टेस्ट करेगा, मतलब रन करके देखेगा, और फिर अगर कोई भी वर्ड लिस्ट में से अवेलेबल वर्ड उसको मिला तो वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा कि क्या स्टेटस कोड आ रहा है ना। तो तीन चार तरह की चीजें आ सकती हैं, क्योंकि देखो जब भी आप कुछ अटैक करोगे ना, तो उसके रिजल्ट को समझने के लिए स्टेटस कोड ही काम आएगा। अटैक समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई, बट जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी समझना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर ये स्टेटस कोड ही काम में आता है ना। तो अगर मान लो कि अपन जो फजर टूल का यूज करें और फजर टूल आपको जनरेट करे 404, तो इससे क्या समझोगे आप? नॉट फाउंड, दैट मीन्स वो फाइल सर्वर पे है ही नहीं। अगर 403 आता है तो मतलब आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है, और अगर हम किसी और तरीके से उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो माइट अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, चांसेस हैं। और अगर 200 आ गया तो सक्सेसफुल, ओके है वो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खोल सकते हो, आपके पास परमिशन है। अगर 302 आता है तो मतलब 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 आप अगर उस यूआरएल को, मतलब उस फाइल को खोलोगे तो वो आपको कहीं और ले जाएगा, रिडायरेक्ट, है ना। तो इन स्टेटस कोड को आपको ऑब्जर्व करना होगा आपके फजर टूल में। फजर टूल में आपको इन स्टेटस कोड को ऑब्जर्व करना होगा, उससे आप समझ जाओगे कि वो फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो फजिंग वो प्रोसेस है जहां पर हम एक क्राफ्टेड पेलोड को इंजेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन डोमेन पर, और उसके बाद उसके आउटपुट को अपन वेरीफाई करेंगे कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं। फजिंग जो करता है उसको फजर बोलते हैं, टूल के नाम जो होते हैं वो फजर होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टूल हैं जो फजिंग करते हैं? तो लिनक्स में कई तरह के टूल हैं, जिसका एक तो नाम है डिर, एक का नाम है डिर बस्टर, एक का नाम है FFUF, और ये तीन टूल तो आपके प्री इंस्टॉल्ड हैं। अगर हम इंस्टॉल करना चाहें तो उसके लिए आपको टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा डिर सर्च, और डब्लू फस भी शायद पहले दिया हुआ है, लेट मी चेक। हाँ, डब्लू फस भी पहले से दिया हुआ है, और गो बस्टर भी है क्या? गो बस्टर नहीं है, तो गो बस्टर आप लिख सकते हो। ये कुछ टूल है जिनका आप यूज कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पर लिख लो डब्लू फस, डिरबस्टर, FFUF, डब्लू फस, ये तो सब प्री इंस्टॉल्ड है, और बाकी दो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और तीसरी चीज जो अपन कर सकते हैं, वो सारा काम अपन बर्ब को भी एज ए फजिंग टूल, फजर काम में ले सकते हैं। आई समझ में? इंस्टॉल ये टूल को कैसे करना है वो अपन कहानी बाद में सुनेंगे। पहले जो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इनको एक बार यूज करके देख लें, तो अपने को फजिंग कैसे हो रही है वो समझ में आ जाएगा। लिख लिया, हटा दूं? तो सबसे पहले तो ये देखो कि फजर तो अपन चला देंगे, टूल है ना, टारगेट भी अपने पास है, जरूरत पड़ेगी वर्ड लिस्ट की, पड़ेगी ना जरूरत। तो वर्ड लिस्ट कहाँ मिलेंगे हमको? गिटअप पे मिल जाएंगी, है ना। बट ये जो टूल होते हैं ना, इनके पास अपनी भी डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट है कुछ, जिनके अंदर डायरेक्टरी के नेम्स और फाइल के नेम दिए हुए हैं, यूजर, शेयर, और वर्ड लिस्ट। ये आपका पाथ है जहां पर वर्ड लिस्ट है।
आप ls करोगे तो यहाँ पे देखो div लिखा हुआ है, आप div को ओपन करोगे, ये वर्ड लिस्ट है काफी सारी, जो txt फाइल दिख रही है ना आपको, ये वर्ड लिस्ट है। और अगर अपन किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करें तो ये देखो इसमें काफी सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये सब डायरेक्टरी के नाम है, फाइल नहीं है ये, डायरेक्टरीज है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी वर्ड लिस्ट है। अगर अपन जैसे इसमें देखें तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ बिग डॉट टीएक्सटी को, तो इसमें भी काफी सारे नाम दिए हुए हैं। ये सब डायरेक्टरी के नाम है, फाइलों के नहीं। ठीक है, और आप इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगर आप किसी को ओपन करोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के नाम। तो एक तो डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है ना। तो एक बार अपन इसी को यूज करके देख लें। तो जब अपन कोई भी टूल चलाते हैं, है ना, जब आप कोई भी टूल चलाओगे ना, तो पहला टूल अपन चला रहे हैं डिर। डिर क्या करता है कि आपके डिफाइंड टारगेट पर अपने पास मौजूद वर्ड लिस्ट का यूज कर लेता है, जो इसके पास है ना डिर के टूल के अंदर पड़ी हुई है, उन्हीं वर्ड लिस्ट का ये यूज कर लेता है। तो अगर मैं इस पे कोई टारगेट दूं, मेरा टारगेट का नाम है ये, एंटर करूंगा, तो इसने एक वर्ड लिस्ट का यूज किया। आप देख रहे हो यहाँ पे देखो वर्ड लिस्ट का फाइल आ रहा होगा, ये रहा। इसने कॉमन डॉट टीएक्सटी का यूज कर लिया। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है, उन डायरेक्टरीज को जो भी इस कॉमन डॉट टीएक्सटी में वर्ड्स दिए हुए थे, डायरेक्टरी के नाम दिए हुए थे, ये उनको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। हम जब मैनुअली खोलते हैं, जब आप मैनुअली खोलते हो अपनी एप्लीकेशन को, वो अटैक चल रहा है उसको चलने देते हैं। जब आप मैनुअली खोलते हो ना, तो यहां से अपने को सिर्फ वही दिखती है जो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जैसे अपन बोले कि यार इसके अंदर डायरेक्टरी क्या क्या बनी हुई है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ वही दिखेगा जो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। बट अगर कोई और डायरेक्टरी बनी हुई है तो उसका नाम अपने को कैसे पता चलेगा? या तो अपन कोई वर्ड लिस्ट में से ऑटोमेटिकली उसको क्लिक कर करके देखें। जैसे कोई अपन नाम लिखें, कोई भी डायरेक्टरी का नाम बोलो, जैसे अपन लिखें कि यूजर, है ना, तो यूजर देखो एक लॉगिन पेज पे चला गया। या अपन ऐसे लिख दे कि मान लो जैसे कोई कुछ भी लिखते हैं, जैसे डेटाबेस, ये डायरेक्टरी का नाम है क्या, तो ये बोलना नहीं है ना। तो एप्लीकेशन को मैनुअली ब्राउज करने पर आपको इतनी सारी डायरेक्टरी के नाम नहीं देखने को मिलते हैं। सिर्फ वही देखने को मिलता है जो इंटरफेस पे दिखाया गया होता है। बट उसके अलावा भी सर्वर पर डायरेक्टरी होती है, और उनके अंदर फिर क्या होंगी, फाइलें। तो अगर हम डायरेक्टरी के नाम की एक लिस्ट मिल जाए तो मैनुअली चेक कर सकते हैं, बट मैनुअली चेक करने में टाइम लगेगा। तो ये सारा काम आपका फजर कर देगा, है ना। तो जब आपने फजर चलाया, तो फजर अभी चल रहा है, देखो ये डायरेक्टरी को ढूंढ रहा है, और इसको एक डायरेक्टरी मिल गई। इसको एक डायरेक्टरी का नाम मिल गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी है जो आपको मेन एप्लीकेशन पे कहीं भी नहीं दिख रही थी। एडमिन नाम का जो डायरेक्टरी है वो आपके पास कहीं पर भी नहीं है, बट फजिंग से हमको मिल गया, है ना। अगर मैं इस एडमिन डायरेक्टरी को खोलता हूँ तो समस्या क्या आएगी, कि एक तो ये कि क्या ये अलाउड है, भाई 200 पे है या 403 पे है। मैंने एक्सेस किया तो देखो ये अलाउड है, और इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है create.sql। और जब आप इस फाइल को खोलोगे तो ये जो फाइल होती है ना, एसक्यूएल के डेटाबेस के लिए होती है। तो इसके अंदर कुछ डेटा डाला हुआ है। चूंकि अपन टेस्ट एप्लीकेशन काम ले रहे हैं, इसलिए दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है ना। बट अपन अगर एक रियल एप्लीकेशन को काम में लें, तो वहां पर भी आपको इस तरह की काफी सारी फाइलें, काफी सारे डायरेक्टरीज मिल सकती हैं, और उनके अंदर डेटा हो सकता है। तो हम फजिंग से उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फजिंग से हम उस चीज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फजिंग के लिए जो जरूरी है वो है आपकी वर्ड लिस्ट। तो हम सिर्फ एक ही वर्ड लिस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते, आपको अलग अलग वर्ड लिस्ट का यूज करते रहना होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो जब ये टूल चल रहा है डिर्ब, तो इसके अंदर है ना ये कॉमन वर्ड लिस्ट का यूज किया गया है। बट अगर अपन इस वर्ड लिस्ट का यूज ना करना चाहे,
कोई और वर्ड लिस्ट का यूज करना चाहे तो फिर अपने को कमांड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ इसी वर्ड लिस्ट को स्टार्ट करता है, इसी वर्ड लिस्ट में से जो वर्ड्स हैं उसको उठाता है। बट अगर अपन कोई और वर्ड लेना चाहे, जैसे अभी ये अटैक तो चल रहा है, तो मैं इसको चलने देता हूँ एक बार रिजल्ट में दिखाने के लिए भी अपन काम करते हैं। मैंने लिखा डिव और उसके बाद हमारा टारगेट, और उसके बाद आप वर्ड लिस्ट का नाम दे सकते हो। कोई भी जो वर्ड लिस्ट है, जैसे मैंने ये वाली वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ये वर्ड लिस्ट आपकी डिरबस्टर वाले फोल्डर में पड़ी हुई है, नाम है इसका डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 स्मॉल डॉट टीएक्सटी, है ना। तो अगर मैं इसको चलाता हूं तो अब बाय डिफॉल्ट वाली वर्ड लिस्ट नहीं चलेगी, इस वाली वर्ड लिस्ट पे स्कैन होगा, और ये इसमें आप देखोगे कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं। ये वर्ड लिस्ट को रीड कर रहा है पहले। जो वो वर्ड लिस्ट है ना वो काफी बड़ी है, तो इसलिए पहले ही उसके वर्ड्स को रीड कर रहा है। ये रीड होती है तब तक अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक और डायरेक्टरी मिली है इसको, CGI बिन करके, बट इसका स्टेटस कोड आ रहा है 403। तो अगर अपन इसको खोलना भी चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस। तो फजिंग अपनी यहाँ पर हेल्प इस तरीके से करेगा। एक देखो ये फाइल भी मिली है इसको, क्रॉस डोमेन डॉट एक्सएमएल, और भी कुछ फाइलें फाइलें मिल रही हैं, है ना। तो डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें होती हैं उनको भी ये ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले इसने जो डायरेक्टरी स्टार्ट की थी वो रूट डायरेक्टरी चेक की है। रूट पर इसको 2-3 फोल्डर मिल गए और फाइल मिल गई। फिर इसने इस डायरेक्टरी को चेक किया, CVS, इस डायरेक्टरी के अंदर चेक कर रहा है ये, तो उसके अंदर भी इसको कुछ फाइलें मिल गई। तो इस चीज को जब आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, इस चीज को टेस्ट करते हो, जो कि टूल ऑटोमेटिक कर रहा है, बट इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सिव, रिकर्सिव स्कैन, यानी डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये तो अगर इस फाइल को अपन खोल के देखें, cross domain डॉट एक्सएमएल, तो इसमें कुछ डेटा तो है नहीं, खाली पड़ी है, बताओ। फजिंग टूल हम इसलिए काम ले रहे हैं ताकि आपका ऑटोमेशन हो जाए प्रोसेस, है ना। बट ऑटोमेशन करने में भी इतना भी ऑटोमेशन नहीं करना कि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाके ब्लॉक ही हो जाए। आप मैनुअली करते हो तो आप डोमेन खोलोगे, फिर उसमें टाइप करोगे, तो 2-3 सेकंड लग जाएंगे। अगर आप मान लो दूसरी फाइल को सर्च कर रहे हो तो 2-3 सेकंड और मान लो। तो हर रिक्वेस्ट के बीच में जो टाइम गैप है वो एटलीस्ट 3 सेकंड का मान के चलते हैं अपन, है ना। तो उससे क्या होता है कि सर्वर आपको ब्लॉक नहीं करता। सर्वर आपको तब ब्लॉक करता है जब आप कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो। तो वहां पर जो भी मॉनिटरिंग टूल लगा हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन पे अपन टेस्ट कर रहे हैं तो अपन ही सब कुछ है, वो भी तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ यूज करते होंगे। तो उनके ऊपर फायरवॉल लगे हुए होते हैं। एक चीज लगी होती है इसको बोलते हैं इंट्रूसिव डिटेक्शन सिस्टम, IDS, और एक होता है इंट्रूसिव प्रिवेंशन सिस्टम, IPS। ये टेक्नोलॉजीज टूल लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर IP से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली इतने सारा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, तो या तो आप रोबोट हो
या आप कोई अटैक कर रहे हो, तो वहां पे जो उनका अटैक डिटेक्शन टूल होगा वो अटैक को डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इस आईपी से इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कंटिन्यूअसली, तो वो आपकी आईपी को ब्लॉक कर देता है। अब आपकी आईपी को ब्लॉक करेगा तो आप रिक्वेस्ट तो भेज रहे हो बट रेस्पॉन्स नहीं आएगा। रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपका टूल क्या बोलेगा कि ये फाइल है ही नहीं, या जो भी होगा फॉल्स रिजल्ट देगा, है ना। तो हम हमारे रिक्वेस्ट के काउंट को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम वर्ड लिस्ट भी जब यूज करते हैं ना, तो वर्ड लिस्ट भी आपकी उसकी जो साइज होती है वो भी मैटर करती है कि कितने साइज की वर्ड लिस्ट आप यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक, जैसे मान लो कि अपन, अभी मैं तुम्हें वर्ड लिस्ट दिखाऊंगा तो बहुत सारी वर्ड लिस्ट है, किसी के अंदर 1000 है, किसी के अंदर 5000 है, किसी के अंदर 10,000 है, सबको जोड़ के एक ही बना दे, बना सकते हैं, ये काम तो मुश्किल नहीं है। अब आपने एक बना दिया और सोच लिया कि इसी को ही चला देते हैं, मान लो 20 लाख हो गए वर्ड्स, उसको चला दिया, तो फिर एप्लीकेशन ब्लॉक मार देगा। तो प्रोसेस टू तो यही है, बट आपको रिक्वेस्ट का काउंट भी कम रखना होगा, क्योंकि जैसे आप रिक्वेस्ट का काउंट बढ़ाओगे, आप एक अटैक कर रहे हो, डॉस अटैक, तो एप्लीकेशन आपको ब्लॉक मार देगा। तो रिक्वेस्ट कम से कम रखनी है। फजिंग समझ में आ गई ना क्या होती है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को वर्ड लिस्ट चाहिए। तो वर्ड लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे आप सर्च करना सैक लिस्ट मास्टर। ये वर्ड लिस्ट का डायरेक्टरी है जहां पे वर्ड लिस्ट आपकी कंटेन की गई है गिटहब पे, सेकलिस्ट मास्टर गिटहब। इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर आप इसको ओपन करो, और यहाँ पर आप ये जो डिस्कवरी वाला सेक्शन है, इस डिस्कवरी वाले सेक्शन के अंदर एक वेब कंटेंट वाला सेक्शन बना हुआ है। इस वेब कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर ये सारी फाइलें हैं, ये सब वर्ड लिस्ट है। अब ये जो वर्ड लिस्ट है ना, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर अपन अपाचे की बात करें या जैसे इसकी बात करें, तो अपाचे पे ये चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी वर्ड लिस्ट इसमें दी हुई है। जैसे अपन ये ले लें, तो यहाँ पे देखो काफी सारी फाइलों के नाम दिए हुए हैं, और कितने हैं इसमें, 17,000 के आसपास में। समझ गए इतना। तो इस पूरी सेकलिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे, डाउनलोड जिप हो जाएगा, तो आपके उसमें आ जाएगी। फिर उसमें से पर्टिकुलर अभी, क्योंकि ये जो सेकलिस्ट वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर बहुत सारी अलग भी वर्ड लिस्ट है जो और किसी काम के लिए भी आती है, अटैक के लिए भी काम में आती है, बट अपने को अभी डिस्कवरी वाली चाहिए। डिस्कवरी के अंदर वेब कंटेंट का फोल्डर है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब अपन यही काम बॉब सूट के थ्रू, तो बॉब सूट के थ्रू करने के लिए पहले तो अपने को रिक्वेस्ट चाहिए एक, जिस पर अपन अटैक करेंगे। तो मैं रूट रूट पाथ की रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। ये रूट पाथ की रिक्वेस्ट है, इसको अपन इंट्रूडर में भेजेंगे। रिक्वेस्ट इंट्रूडर में आ गई, प्रॉक्सी को कर देते हैं बंद, इंट्रूडर पे आए। अब यहाँ पर अपने को पसंद करनी है, तो मैं कौन सा अटैक चूज करूँ। ये है सही। आपने पर्टिकुलर, क्योंकि वर्ड है नहीं अपने पास, तो अपन ने उस एरिया को सेलेक्ट कर दिया, है ना। तो चाहो तो जैसे अपन, अगर तुम सोचो कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्क करके और ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये जितना भी आप ऐड करना चाहोगे वो ऐड हो जाएगा। स्नाइपर अटैक है, पोजीशन डिफाइंड है, पेलोड डालो, सिंपल लिस्ट चलेगी। अब जो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि अपने पास वर्ड लिस्ट में से ले लें कुछ वर्ड्स।
डायरेक्टरी चेक आउट करना पड़ेगा। मैं इसमें से 5-7 वर्ड चूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब बैकएंड बैकअप्स के लिए होते हैं, डेटाबेस के बैकअप के नाम है ये सब, तो इनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तो एक तो मैं इसमें एडमिन ऐड कर रहा हूँ, एक मैं इसमें क्रॉस डोमेन डॉट एक्सएमएल ऐड करो दिखाने के लिए, क्योंकि वो था ना दोनों फाइलें, और बाकी जो अपन ने पेस्ट किया था, वो जो कॉपी किया था वो। रिक्वेस्ट हो गई, पेलोड हो गए, अटैक कर दो। अब ये जो अटैक आया है, इसमें आप 404 आ रहा है सब पे, इस पर 200 आ रहा है। आप रेस्पॉन्स देखोगे तो डेटा में डेटा भी है।